आज की इस गहरी चर्चा में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे अस्तित्व और हमारी पूरी मानव प्रजाति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हाँ, स्वागत है सभी का। और ये वाकई एक बेहद दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। हमारे ध्यान का केंद्र आज एक बड़ा ही रोचक स्रोत है, एक दस्तावेज जिसका नाम है चैप्टर 24.pdf। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य मानव शरीर की संरचना को थोड़ा अलग नजरिए से समझना है। सही कहा आपने, एकदम नए चश्मे से। विशेष रूप से हम महिलाओं की एनाटॉमी यानी क्लिटोरिस और पुरुषों की एनाटॉमी यानी पीनस के बीच के अंतर को विकासात्मक जीव विज्ञान के नजरिए से देखने वाले हैं, जिसे हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहते हैं। और यही इस चर्चा की सबसे बड़ी खासियत है। ये मुद्दा सिर्फ एनाटॉमी या किसी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं है। वही तो। हर छोटी बड़ी संरचना के पीछे विकास का एक लंबा और ठोस कारण होता है। आज हमारी कोशिश उसी क्यों को समझने की होगी कि आखिर हमारे शरीर जैसे हैं वैसे क्यों हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के इस जैविक रहस्य की शुरुआत करते हैं। दस्तावेज में एक बड़ा ही मजेदार और सीधा उदाहरण शुरू में ही दिया गया है। हाँ, वो मेल एनाटॉमी वाला। हाँ, अगर हम पुरुषों की बात करें तो मेल एनाटॉमी को ढूंढना और वहां ऑर्गेज्म तक पहुंचना दुनिया का शायद सबसे आसान काम है। बहुत ही आसान। दस्तावेज एक जगह बड़ा ही मजाकिया अंदाज में बताता है कि आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पुरुष किसी सेक्स थेरेपिस्ट के क्लिनिक में गया हो और उसने घबराते हुए कहा हो कि डॉक्टर, मैं पिछले 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा हूं पर मैं ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पा रहा और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी एनाटॉमी आखिर छुपी कहाँ है। सही बात है, ऐसा तो कभी नहीं होता। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है, खासकर क्लिटोरिस की, तो दस्तावेज इसे बिल्कुल लॉकनेस मॉन्स्टर जैसा बताता है। लॉकनेस मॉन्स्टर का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है ना? ये एक ऐसी पौराणिक कथा जैसा लगता है जिसके बारे में लोगों ने किस्से और कहानियां तो बहुत सुनी है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं उनके पास इसकी धुंधली तस्वीरें भी हैं। और कुछ लोग तो कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वास्तव में एक आम इंसान के लिए इस पर सिर्फ विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि ठोस रूप में इसे ढूंढना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और जहां तक फीमेल ऑर्गेज्म प्राप्त करने की बात है, दस्तावेज के शब्दों में ये किसी आम अनुभव जैसा नहीं लगता। ये तो ध्यान लगाकर निर्वाणा या मोक्ष प्राप्त करने जैसा लगता है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है। अगर कोई ऐसी चीज है जो दोनों प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए इतनी जरूरी है, तो मदर नेचर ने महिलाओं की खुशी को इतना मुश्किल और रहस्यमयी क्यों बनाया? आमतौर पर तो प्रकृति चीजों को आसान बनाती है ना। बिल्कुल, जो हमारे जीवित रहने या प्रजनन के लिए आवश्यक होती है वो आसान होती है। खाना खाना आसान है, सांस लेना आसान है। लेकिन यहाँ नियम बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। और इस उलट नियम को समझने के लिए दस्तावेज में जानवरों का बड़ा ही दिलचस्प जिक्र किया गया है, खासकर अफ्रीकन शिकारी जानवरों का। हाँ, वो उदाहरण बहुत जरूरी है इस मुद्दे को समझने के लिए। वहाँ एक उदाहरण है कि जो जानवर जंगल में रहते हैं, उनके जो सबसे नाजुक और जरूरी जैविक अंग होते हैं, वो उनके शरीर में बिल्कुल छोटी और सुरक्षित जगह पर छिपे होते हैं, जैसे पिछले हिस्से के ठीक नीचे, जहां आसानी से किसी की नजर ना पड़े। और ये बहुत समझदारी भरा डिजाइन लगता है, क्योंकि जंगल में लकड़बग्घे यानी हाइनास जैसे शिकारी घूम रहे होते हैं, जो नीचे से हमला करके नाजुक अंगों को काट सकते हैं। सही। लेकिन फिर हम इंसान की तरफ देखते हैं, अपराइट होमोसेपियंस। मानव पुरुषों की एनाटॉमी बिल्कुल अलग है। ये आगे की तरफ है और बिल्कुल सामने हवा में लहराती हुई होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ठीक एक लकड़बग्घे के दांतों की ऊंचाई पर होती है। अरे बाप रे! हाँ, ये किसी भी विकासवादी नजरिए से देखा जाए तो एक भयंकर भूल लगती है, एकदम भूल ही लगती है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पुरुष एनाटॉमी शिकारियों को खुलेआम चिढ़ा रही हो। दस्तावेज जैसे बड़ी बाखूबी बयान करता है, जैसे वो कह रही हो, बाइट दिस, यानी हिम्मत है तो आओ और इसे काट कर दिखाओ। आखिर प्रकृति ने मर्दों के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? मैं तो यही सोच रही थी पढ़ते वक्त। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें चार्ल्स डार्विन के सेक्सुअल सिलेक्शन यानी यौन चुनाव के सिद्धांत को समझना होगा। इसे आम भाषा में पीकॉक टेल इफेक्ट या मोर की पूंछ का प्रभाव कहा जाता है। मोर की पूंछ वाला सिद्धांत? हाँ, हम सब जानते हैं कि एक मोर की पूंछ कितनी लंबी और भारी और चमकीली होती है।
जंगल में जिंदा रहने के हिसाब से ये बिल्कुल बेकार और जानलेवा है। क्योंकि उसकी वजह से मोर आसानी से उड़ नहीं पाता। सही कहा, और शिकारी उसे जल्दी देख लेते हैं, लेकिन वो पूंछ फिर भी विकसित हुई। क्यों? क्योंकि मोरनी को यानी पीहेन को वो भारी भरकम और चमकीली पूंछ पसंद है। अच्छा, तो मोरनी उसी मोर को अपना साथी चुनती है जिसकी पूंछ सबसे आकर्षक हो? बिल्कुल। तो महिलाओं की पसंद ने मानव शरीर को आकार दिया है, ठीक मोर और मोरनी की तरह। तो आपका कहना है कि मानव पुरुषों की इस खुली और जोखिम भरी संरचना को असल में महिलाओं की पसंद ने ही बनाया है? एकदम यही बात है। महिलाओं को जो पसंद आता है, प्रकृति का विकास उसी चीज को बढ़ावा देता है। यहाँ महिला की पसंद ने लाखों सालों के चुनाव के जरिए पुरुष एनाटॉमी को उसके वर्तमान रूप में ढालने पर मजबूर कर दिया। भले ही वो जंगल के शिकारियों के सामने कितनी भी खतरनाक स्थिति में क्यों ना हो। ये पूरा मुद्दा ही अपने आप में हैरान करने वाला है ना दिलचस्प? बहुत ज्यादा। और अगर महिलाओं की एनाटॉमी और उनकी पसंद को समझना विकास के लिए इतना ही जरूरी था, तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारा इतिहास इस मामले में इतना पिछड़ा हुआ क्यों रहा। इतिहास का पिछड़ापन एक अलग ही कहानी है। दस्तावेज पढ़ते वक्त मुझे याद है सिगमंड फ्रॉइड का जिक्र आया था। अब देखिए, फ्रॉइड को इंसानी दिमाग का कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन इस मामले में वो पूरी तरह से अनजान और फेल निकले। फ्रॉइड का नजरिया असल में पूरी एक सदी को प्रभावित कर गया, और वो भी बिल्कुल गलत दिशा में। अरे बिल्कुल, उन्होंने एक पूरी की पूरी गलत थ्योरी दुनिया के सामने रख दी थी कि वजाइनल ऑर्गेज्म ही एकमात्र सही और परिपक्व ऑर्गेज्म है और क्लिटोरल ऑर्गेज्म बचकाना है। सोचिए, दस्तावेज का लेखक तो इस बात पर इतना चिढ़ता है कि वो कहता है उसको फ्रॉइड की पत्नी यानी मिसेस फ्रॉइड के लिए बहुत बुरा लगता है। बेचारी मिसेस फ्रॉइड। उनकी स्थिति की कल्पना की जा सकती है कि उनका पति दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक होने का दावा करता है और अपने ही घर में जैविक वास्तविकता से पूरी तरह बेखबर है। पर क्या आपको लगता है कि इस नासमझी के पीछे सिर्फ फ्रॉइड का दोष था? मुझे लगता है थोड़ा बहुत समाज का भी दोष रहा होगा। दस्तावेज ये भी बताता है कि लेखक ने और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए महिलाओं से सीधे पूछने की कोशिश की थी, पर आश्चर्य की बात यह है कि महिलाओं से पूछना भी किसी काम नहीं आया। हाँ, और इसका कारण समाज की बंदिशें या कोई पितृसत्तात्मक दबाव नहीं बताया गया है, जो कि आमतौर पर धारणा होती है। सही पकड़ा आपने। दस्तावेज कहता है कि इसका मुख्य कारण महिलाओं में शर्म, या जिसे अंग्रेजी में कॉयनेस कहते हैं, उसका जैविक गुण होना है। ये शर्म किसी सिखाए गए पर्दे का नतीजा नहीं है। बिल्कुल, ये तो उनके विकास का एक गहरा हिस्सा है। इसीलिए इस रहस्य को सिर्फ बातचीत से नहीं, बल्कि कड़ी वैज्ञानिक शोध से सुलझाना पड़ा। और जब शोध की बात आती है तो जी स्पॉट का जिक्र किए बिना ये चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। जी स्पॉट। दस्तावेज इस पर बड़ा ही मजाकिया सवाल उठाता है। लेखक पूछता है कि क्या किसी को पता है इसको जी स्पॉट ही क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे ढूंढने से पहले बेचारे इंसान को स्पॉट ए से लेकर एफ तक और फिर आगे एच से लेकर जेड तक सब कुछ ट्राई करना पड़ता है, तब जाके शायद कुछ हाथ लगे। ये बहुत ही सटीक मजाक है। यहाँ न्यूयॉर्क के एक स्कैवेंजर हंट यानी खजाना ढूंढने के खेल का बड़ा जबरदस्त उदाहरण दिया गया है, जो काफी मनोरंजक है। वो सच में एक शानदार तुलना है। दस्तावेज समझाता है कि पुरुषों के लिए फीमेल एनाटॉमी ढूंढना कैसा है। सोचिए कि आपसे कहा जाए कि न्यूयॉर्क के लिंकन टनल के ठीक ऊपर एक भारी मॉनहोल कवर रखा है। अंधेरा भी बहुत होगा। हाँ, आपको उस कवर को उठाना है, उस अंधेरी गुफा में हाथ डालना है और बिना कुछ देखे सिर्फ अपनी उंगलियों से टटोल कर किसी छिपी हुई चीज को ढूंढना है। मतलब लगभग नामुमकिन जैसा काम। एकदम नामुमकिन। और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए मेल एनाटॉमी ढूंढना कैसा है? वो बिल्कुल ऐसा है जैसे खुली धूप में कोई आपसे कहे कि जाओ और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ढूंढ कर लाओ, जो गगनचुंबी इमारत मिलों दूर से दिख जाती है। वही तो। ये तो रेस शुरू होने से पहले ही भेदभाव लगती है ना? सुनने में भेदभाव जरूर लगता है, पर इसके पीछे पूरा एक विज्ञान काम कर रहा है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि जी स्पॉट का असली नाम डॉक्टर ग्राफेनबर्ग के नाम पर रखा गया है। अच्छा, उन्होंने खोजा था इसे? हाँ, दस्तावेज ये तक कहता है कि ग्राफेनबर्ग को इस अदृश्य और दुर्लभ जगह की खोज का कोलंबस माना जाना चाहिए। कोलंबस, ये सही नाम दिया है। उन्होंने ही बताया था कि ये जगह करीब 3 इंच अंदर और ठीक ऊपर की तरफ होती है। और यहाँ एक और दिलचस्प वैज्ञानिक पहलू निकलकर सामने आता है। वो क्या है? दस्तावेज में कॉग्निटिव टेस्ट्स यानी दिमागी क्षमता के परीक्षणों का जिक्र है। ये परीक्षण दर्शाते हैं कि पुरुष और महिला के दिमाग बिल्कुल अलग ढंग से सोचते हैं। कैसे? पुरुष एब्स्ट्रैक्ट मैप्स या नक्शों के रूप में सोचते हैं। उन्हें दिशाएं चाहिए होती हैं, जैसे उत्तर दक्षिण या 5 कदम आगे। और महिलाएं?
जबकि महिलाएं लैंडमार्क्स या पहचान चिन्हों पर ध्यान देती हैं, जैसे उस बड़े पेड़ के पास से मुड़ जाना या लाल रंग की दुकान के आगे। हाँ, ये तो आम जिंदगी में भी हम देखते हैं। ये दिमागी अंतर भी इस बात को साबित करता है कि हमारा विकास कितना अलग-अलग दिशाओं में हुआ है। तो इन सब बातों का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर पुरुष और महिला का विकास इतना अलग हुआ है, तो इसके पीछे कोई ठोस वजह भी होगी। क्या मदर नेचर ने जानबूझकर पुरुषों को परेशान करने के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा है? चक्रव्यूह तो नहीं, लेकिन एक इम्तिहान जरूर रचा है। इस पूरे डिजाइन के पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, उसे हम खुशी कमाने का सिद्धांत यानी प्लेजर हैज टू बी अर्न्ड कह सकते हैं। प्लेजर हैज टू बी अर्न्ड। बिल्कुल। क्लिटोरिस के इस तरह गहराई में छिपे होने का मुख्य उद्देश्य ही ये परखना है कि एक पुरुष असल में कितना अच्छा लवर है। अच्छा। वो कितना समय दे सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है और उसमें कितना धैर्य है। एक तरह से टेस्ट लिया जा रहा है। सही पकड़ा। महिला की जीन्स के नजरिए से सोचिए, अगर ये अंग आसानी से सामने होता तो पुरुष के लिए सब कुछ मिनटों का खेल बन जाता। वो आता, प्रजनन की प्रक्रिया पूरी करता और चला जाता। लेकिन प्रकृति ये चाहती है कि महिलाएं अपना साथी चुनने में ढेर सारे नखरे दिखाएं। खुशी मुफ्त में नहीं बांटनी चाहिए, उसके लिए कड़ी मेहनत लगनी चाहिए। इस छिपी हुई एनाटॉमी के जरिए महिला का शरीर अनजाने में ही पुरुष के समर्पण की कड़ी परख कर लेता है। एकदम सही। इस पूरी बात को और आसान बनाने के लिए दस्तावेज में इसको 2 अलग-अलग नियमों में बांटा गया है। पहला है पीनिस प्रिंसिपल और दूसरा है क्लिटोरिस प्रिंसिपल। हाँ, ये दोनों नियम काफी महत्वपूर्ण हैं। पीनिस प्रिंसिपल बड़ा सीधा है कि वहां बहुत आयात में स्पर्म यानी शुक्राणु होते हैं, करोड़ों की संख्या में, और महिलाओं की बायोलॉजी को वो बहुत आयात पसंद आती है। और क्लिटोरिस प्रिंसिपल इसके बिल्कुल उलट है। सही। यहाँ रेयर एग्स यानी दुर्लभ अंडों की बात हो रही है। महिला के पास उम्र भर में बहुत कम अंडे होते हैं जिनसे प्रजनन हो सकता है। इन दुर्लभ अंडों के हित में हमेशा यही होता है कि उन तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो, ताकि बेहिसाब स्पर्म आपस में कड़ी टक्कर लें और सिर्फ सबसे ताकतवर और काबिल स्पर्म ही जीतें। और इस छिपे हुए डिजाइन को सफल बनाने के लिए महिला बायोलॉजी 2 मुख्य रणनीतियां अपनाती है। पहली रणनीति का नाम है सेक्सी सन स्ट्रैटेजी। ये शब्द सुनने में थोड़ा नया और अजीब लग सकता है। हाँ, ये थोड़ा समझने में उलझा हुआ लगता है। मतलब एक महिला इसलिए एक अच्छे लवर को चुनती है ताकि उसका बेटा बड़ा होकर दूसरी महिलाओं को आकर्षित कर सके। ये तो पूरी तरह से अपनी आगे आने वाली पीढ़ी की एडवांस जेनेटिक प्लानिंग जैसा हो गया। यही तो विकास का असली जादू है। जब एक महिला किसी बेहतरीन और सब्र वाले लवर के साथ मेट करती है तो वो उसके जीन्स लेती है। अच्छा। इससे संभावना बढ़ जाती है कि उसकी जो संतान होंगी, खासकर उसके बेटे, उनमें भी वही आकर्षक और बेहतर लवर बनने के गुण आएंगे। ओह, तो वो बेटे आगे चलकर और ज्यादा महिलाओं को खुश करने में माहिर होंगे। और इस तरह उस महिला के अच्छे जीन्स दुनिया में और ज्यादा तेजी से फैलेंगे। ये एक बहुत ही कामयाब जैविक रणनीति है। कमाल है। एक रणनीति तो समझ आई कि उन्हें बेहतर जीन्स चाहिए ताकि उनकी पीढ़ी आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ बच्चा पैदा कर देना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। इंसानों के बच्चे तो सालों तक खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते। उन्हें तो 10-15 साल तक लगातार देखभाल चाहिए होती है। तो क्या इस रहस्य का बच्चों की परवरिश से भी कोई लेना देना है? एकदम है। और यहीं आती है दूसरी रणनीति, जिसे पेयर बॉन्ड स्ट्रैटेजी कहा गया है। पेयर बॉन्ड स्ट्रैटेजी। किसी भी प्रजाति में सिर्फ बच्चे पैदा करना काफी नहीं होता। उन्हें पालना, उनकी हिफाजत करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इंसानों के बच्चों का बचपन बाकी जानवरों की तुलना में बहुत लंबा होता है। हाँ, जानवर तो पैदा होते ही चलने लगते हैं। सही कहा। ऐसे में अगर पुरुष बच्चा पैदा करके छोड़ दे तो इंसानी बच्चे के जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए उन्हें रोक कर रखना पड़ता है। बिल्कुल। ये छिपी हुई एनाटमी और महिलाओं का रहस्यमयी प्रजनन चक्र पुरुषों को मजबूर करते हैं कि वो सिर्फ एक बार के फिजिकल रिलेशन तक सीमित ना रहें। उनका इंटरेस्ट बनाए रखना जरूरी है। ये उन्हें ज्यादा मेहनत करने, ज्यादा कोमल बनने और बच्चों के पालन पोषण के लिए लंबे समय तक साथ रहने के लिए आकर्षित करता है। दस्तावेज का लेखक तो इसको मजाकिया तौर पर लाइफ टाइम बेबी सिटिंग का नाम देता है। लाइफ टाइम बेबी सिटिंग। ये बढ़िया था। एक ऐसी महिला जिसके अनुभव और प्रजनन की स्थिति रहस्यमयी हो, वो पुरुष के लिए हमेशा एक आकर्षक चुनौती बनी रहती है। और यही चुनौती पुरुष को अपना पूरा जीवन एक पार्टनर के साथ बिताने पर मजबूर करती है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आती है कि ये दिखावा और आकर्षण सिर्फ मानव तक ही सीमित नहीं है। दस्तावेज में जानवरों और इंसानों के दिखावे का बड़ा शानदार तुलनात्मक विश्लेषण है।
जानवरों का दिखावा भी कम नहीं होता। हाँ, जैसे मैंड्रिल बंदर का उदाहरण दिया गया है, जिसके पास बेहद चमकीला लाल पीनस और लाइलाक रंग का स्क्रोटम होता है। और वर्मिट मंकीज को देख लीजिए, हाँ, जिनकी एनाटॉमी लाल, सफेद और नीले रंग की चमकती हुई होती है। रंग बिरंगे बंदर। बचा ही क्या है, लेखक मजाक में कहता है कि अमेरिका को तो अपना वो बॉल्ड ईगल वाला निशान छोड़कर इस वर्विथ बंदर को अपना मैस्कॉट बना लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तो उनके झंडे के सारे रंग मौजूद हैं। ये बहुत ही मजेदार ऑब्जर्वेशन है। मतलब जंगल में जानवरों के मेल इस तरह डिस्प्ले करते हैं, रंग बिरंगे बनकर घूमते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि इंसान बहुत समझदार और अलग हैं, तो हम गलत हैं। इंसान भी इस दिखावे में बिल्कुल पीछे नहीं है। सोचिए, करीब 450 साल पहले यूरोपियन मर्दों ने चमकीले सजे धजे और उभरे हुए कोट पीसेस पहनने शुरू किए थे, जिन्हें आज हम अंडरवेयर या जॉकस्ट्रैप जैसा कुछ कह सकते हैं। और हुलू वॉरियर्स को देखिए, आज भी अपने चेहरे पर वही चमकीले रंग लगाते हैं जो जानवरों के डिस्प्ले में दिखते हैं। हाँ, और न्यूगिनी का उदाहरण तो और भी हैरानकुन है। वहां के चीफ्स का पहनावा। बिल्कुल, न्यूगिनियन चीफ्स तो अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। दस्तावेज बताता है कि वो इतने लंबे लंबे पीनस शीट्स पहनते हैं जो उनके सीने तक पहुंचते हैं। और उसके बाद वो प्रॉपर परेड्स निकालते हैं। हाँ, पीनिस परेड्स, मतलब इंसान हो या बंदर, मर्दों की एक आदत लाखों सालों से एक जैसी ही है, महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी भी हद तक दिखावा करना। अगर हम इन सब बातों को मानव विकास या ह्यूमन एवोल्यूशन से जोड़ें तो ये साफ हो जाता है कि महिलाओं की इस चुनाव करने की शक्ति ने इंसानों के विकास की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। कैसे? पुराने समय में महिलाओं के पास ऐसे पुरुषों को चुनने की शक्ति थी जो सिर्फ जानवरों की तरह ताकतवर और हिंसक ना हो। उन्होंने ऐसे पुरुषों का चुनाव किया जो ज्यादा समझदार थे, जिनकी सहानुभूति ज्यादा थी, जिनकी एम्पैथी ज्यादा थी, जो उनकी और उनके बच्चों की देखभाल कर सकते थे। ये वाकई हैरानकुन बात है। मतलब इस फीमेल चॉइस का नतीजा ये निकला कि आज का जो होमो सेपियंस मेल है वो अपने सबसे करीबी रिश्तेदार मेल बबून से बिल्कुल अलग हो गया। एकदम अलग। हम जानते हैं कि बबून सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, बस दूसरों पर अपना कब्जा या डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। वो बच्चों की देखभाल में या पिता बनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन इंसानी मर्दों में एक अलग ही बदलाव आया। दस्तावेज एक ऐसी बात बताता है जो शायद बहुत लोगों को पता भी ना हो। सिंपैथी प्रेगनेंसी वाली बात। हाँ, सिंपैथी प्रेगनेंसी। दस्तावेज बताता है कि कुछ इंसानी पुरुष तो इतने एम्पैथेटिक हो जाते हैं कि जब उनकी पार्टनर प्रेग्नेंट होती है तो वो खुद अपना वजन बढ़ा लेते हैं। उनके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल अचानक बढ़ जाता है। और कुछ मर्दों को तो गोस्ट लेवर या मॉर्निंग सिकनेस जैसी चीजें तक महसूस होने लगती हैं, जो कि पूरी तरह से महिलाओं का अनुभव है। दस्तावेज इसे थोड़े मजाकिया शब्दों में सिसी बिहेवियर कहता है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये उन महिलाओं के उस इवोल्यूशनरी चुनाव का ही ठोस परिणाम है। महिलाओं ने लाखों सालों से अच्छे पिता यानी डैड्स ओवर डेडबीट्स और रोमांस करने वाले मर्दों को चुनना पसंद किया है। और आखिरकार मर्दों का शरीर वैसा ही बन गया। और ध्यान दीजिए कि ये बदलाव सिर्फ आम व्यवहार तक सीमित नहीं रहा, इसने हमारी फिजिकल एनाटॉमी और हमारे शारीरिक ढांचे को भी आकार दिया है। पेल्विस का विकास ना। हाँ, अगर हम मानव इतिहास में पेल्विस के विकास को देखें तो इस दिखावे और रहस्य ने अंदर ही अंदर एक छिपी हुई इवोल्यूशनरी रेस शुरू कर दी थी, एक शांत दौड़। दस्तावेज में बहुत स्पष्ट जिक्र है कि कैसे समय के साथ गहरी होती वजाइनाज ने लंबे होते पेनिसेस की मांग की, और जैसे जैसे पेनिसेस लंबे होते गए उन्होंने और गहरी वजाइनाज को बढ़ावा दिया। इस पर लेखक ने एक मजेदार सवाल पूछा है। वो कहता है कि क्या ओवरीज हंग से दूर भागकर छिपने की कोशिश कर रही हैं या उनका लक्ष्य दिमाग के अंदर जाकर बैठ जाना है। ये मजाक है, पर यह मुद्दा सच में इस बात पर ध्यान दिलाता है कि जैविक संरचना कभी एक जगह रुकती नहीं है। हाँ, ये हमेशा दूसरे जेंडर के साथ एक अनकहे निरंतर मुकाबले में रहती है। एक आकर्षित करता है तो दूसरा परखता है। और इस आकर्षण और परख की कहानी सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी भाषा, हमारे शब्दों में भी झलकती है। भाषाई रहस्य, ये मेरा इस पूरे दस्तावेज का सबसे पसंदीदा हिस्सा था। इसने मुझे बहुत हंसाया। लेखक यहाँ एक बड़ा ही अजीब पर वैलिड सवाल उठाता है। वो पूछता है कि अंग्रेजी शब्द क्लिटोरिस का जो बहुवचन यानी प्लूरल होता है वो है क्लिटोराइड्स। क्लिटोराइड्स। अब जरा रुकिए और सोचिए, आखिर इस शब्द की जरूरत किसको और कब पड़ती होगी? किस स्थिति में कोई इंसान उठेगा और कहेगा कि चलो लेडीज अपने क्लिटोरिस को इस तरफ ले आओ? ऐसा तो कोई नहीं कहता। अगर किसी महिला ने ये शब्द बनाया
तो उन्होंने इसे कभी अपनी आम बोलचाल में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और अगर इतिहास में किसी मर्द ने इस शब्द का आविष्कार किया तो भाई साहब वो किस नई तकनीक की बात कर रहा था जिसमें प्लूरल की जरूरत पड़ गई? ये सुनने में एक मजाक जरूर लगता है, लेकिन ये भाषा का खेल भी हमारे उसी विकास और जैविक अंतर को ही दर्शाता है। भाषा हमेशा वही विकसित होती है जहां इंसानों का ध्यान, उनकी जरूरत और उनका फोकस होता है। इसी भाषा के मुद्दे को और गहराई से समझाने के लिए दस्तावेज में प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन जॉर्ज कार्लिन का एक जबरदस्त किस्सा शामिल किया गया है। जॉर्ज कार्लिन का ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा था। उन्होंने खोज की थी कि पुरुषों के पास अपनी एनाटॉमी या अपने आप को खुश करने के तरीकों के लिए हजारों स्लैंग शब्द मौजूद हैं। मर्दों के पास पूरी की पूरी डिक्शनरी भरी पड़ी है और लिस्ट चलती जाती है। लेकिन जब उन्होंने महिलाओं की एनाटॉमी या उनके शब्दों की बात की तो ढूंढने पर सिर्फ 2 ही स्लैंग शब्द निकले। सिर्फ 2? जिसमें से एक था मेकिंग सूप, जो कि पूरी तरह से घरेलू शब्द लगता है। कार्लिन तो स्टेज पर लोगों से ये तक कह देते थे कि अगर किसी दर्शक को इसका तीसरा शब्द पता हो तो आकर उन्हें जरूर बताएं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक प्रजाति के एक हिस्से के पास हजारों शब्द हैं और दूसरे के पास सिर्फ 2? इसका भी सीधा संबंध उसी जैविक मूल से है जिसकी हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं की कॉइनस और पुरुषों का डिस्प्ले। सही। पुरुषों की जैविक प्रवृत्ति हमेशा से शिकारियों और मादाओं के सामने दिखावे की रही है। वो बिट दिस वाली प्रवृत्ति। इसीलिए उन्होंने अपनी गतिविधियों, अपने अंगों और अपने डिस्प्ले के लिए ढेरों शब्द गढ़ लिए हैं। वो अपनी कामयाबी और एनाटॉमी के बारे में बात करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की जैविक रणनीति हमेशा से छिपाने, परखने और रहस्य बनाए रखने की रही है ताकि बेहतर साथी चुना जा सके। इसीलिए उनकी भाषा भी इस मामले में शांत, सीमित और रहस्यमयी रही है। तो आपका कहना है कि भाषा का ये अंतर कोई सामाजिक साजिश नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई पुरुष प्रधान साजिश नहीं है, बल्कि उनके करोड़ों साल के जैविक विकास की आवाज है। भाषा वही बोलती है जो हमारा दिमाग और बायोलॉजी उससे बोलने पर मजबूर करते हैं। एक और बड़ा दिलचस्प पहलू इस दस्तावेज में शामिल है। दर्शन या फिलॉसफी में भी इस मेल फीमेल मुद्दे को बड़े अलग और कभी-कभी बेहद निराश नजरिए से देखा गया है। हाँ, नीचे का उदाहरण यहाँ जरूरी है। दस्तावेज में दुनिया के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रीदरिश नीचे का जिक्र आता है। अब नीचे दर्शन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन महिलाओं को लेकर उनका एक बड़ा ही व्यंग्यात्मक और थोड़ा कड़वा विचार था। उन्होंने एक बार लिखा था कि महिला के लिए पुरुष सिर्फ एक साधन है, एक टूल है, और बच्चा उसका अंतिम लक्ष्य है। वो महिलाओं की रिप्रोडक्टिव रणनीति को एक बेहद मतलबी नजरिए से देख रहे थे, और इसी वजह से लेखक ने यहाँ नीचे के अंत पर एक जबरदस्त व्यंग्या कसा है जो मुझे पढ़कर लगभग हंसी आ गई। नीचे का अंत वाकई हैरानकुन था। दस्तावेज ध्यान दिलाता है कि जो नीचे ऐसी बातें करता था कि महिलाएं मर्दों का सिर्फ इस्तेमाल करती हैं, उसका खुद का अंत कैसा हुआ? उसकी मौत सिफिलिस जैसी भयंकर यौन बीमारी के कारण पागलपन का शिकार होकर हुई। और सबसे बड़ी बात, उसे ये बीमारी मिली कहाँ से? किसी हॉर हाउस यानी वेश्यालया से, जहां पर वो खुद पैसे देकर अनजान लोगों के साथ फिजिकल रिश्ता बनाने का अपना शौक पूरा कर रहा था। ये घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक और सटायर है। वही तो दस्तावेज बड़ा ही तीखा सवाल पूछता है कि एक इतना बड़ा दार्शनिक जो दुनिया को ज्ञान देता था, वो हॉर हाउस में कर क्या रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, वहां की महिलाएं उसको फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए पैसे क्यों नहीं दे रही थीं? वो उल्टा पैसे क्यों दे रहा था, ये ध्यान देने वाली बात है। ये छोटा सा प्रसंग पुरुषों और महिलाओं की रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज के बीच के उसी बुनियादी अंतर पर चोट करता है कि चाहे कितना भी ज्ञान झाड़ लो, बायोलॉजी अपना रास्ता निकाल ही लेती है। पुरुष हमेशा कोशिश और मेहनत करने वाला पक्ष रहा है, जबकि महिलाएं हमेशा चुने जाने वाली और परखने वाली ही रही हैं। तो अगर हम इस चर्चा को और आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटना चाहें तो इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? हमें ये समझना होगा कि समाज में एक आम धारणा है कि महिला एनाटॉमी की छिपी हुई स्थिति, उनकी कोयनेस या ये रहस्यमयी प्रजनन प्रक्रिया किसी तरह की सजा है, या प्रकृति द्वारा दी गई एक अजीब सी उलझन है जिसे ठीक करने की जरूरत है। लेकिन ये दस्तावेज और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी साफ कहती है कि ये छिपी हुई एनाटॉमी कोई परेशानी नहीं, बल्कि मदर नेचर का एक अनोखा मास्टर स्ट्रोक था। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की नींव रखी। सही मायनों में। हाँ,
अगर क्लिटरिस टिपी में ना होती, अगर महिला का ऑर्गेज्म इतना मुश्किल ना होता, तो शायद इंसानों में प्रेम, शांति और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों का वजूद ही नहीं होता। रोमांटिक लव, परिवार का आकार, फादरहुड यानी पिता बनने की जिम्मेदारी और एक दूसरे के प्रति आपस की सहानुभूति, ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए विकसित हो पाया क्योंकि प्रकृति ने महिलाओं की खुशी को आसान नहीं बनाया। उसने मर्दों को मेहनत करने पर मजबूर किया। इस चर्चा से किसी को भी ये समझने में मदद मिल सकती है कि जो जैविक भेद या अजीब स्थितियां हमें कभी-कभी लगती हैं कि वो खराब हैं, उनके पीछे हजारों लाखों सालों का एक गहरा और रक्षात्मक उद्देश्य होता है। इन अंतर को अपनाना और इनके पीछे के विज्ञान को समझना ही बेहतर और परिपक्व रिश्तों की कुंजी है। सही बात है। ये पूरा विषय सच में हमारे नजरिए को बदलने की ताकत रखता है। इसने पूरी तरह से प्रूव कर दिया है कि हमारे शरीर की कमजोरियां असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। और एक नया दृष्टिकोण दिया है। और यहाँ से जाने से पहले मैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ जो शायद उनके दिमाग के पहिए तेजी से घुमा दे। सोचिए इस बारे में। जरूर सोचिए। अगर पिछले लाखों सालों के मेट सिलेक्शन यानी साथी चुनने की प्रक्रिया ने हमारे शरीर और हमारे दिमाग को इस तरह डिजाइन किया है कि हम एक बेहतर लवर, ज्यादा सहानुभूति वाले पार्टनर और बच्चों के लिए अच्छे पिता या माता बन सकें, तो आज के इस आधुनिक दौर में क्या होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। सोचिए, आज जहां हम खड़े हैं वहां टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। क्लोनिंग, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, टेस्ट ट्यूब बेबीज, स्पर्म बैंक्स और डिजाइनर बेबीज का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अब तो प्रजनन के लिए फिजिकल आकर्षण या परखने की उतनी जरूरत ही नहीं रही जितनी पहले थी। तो जब ये प्रजनन पूरी तरह से लैब और टेक्नोलॉजी के हाथ में चला जाएगा, तब आगे क्या होगा? क्या आने वाले हजारों सालों में हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एक बार फिर से किसी बिल्कुल नए आकार में बदल जाएगी? क्या भविष्य में एक ऐसा वक्त आएगा जहां आकर्षण और जीवित रहने के नियम आज के इस लॉकनेस मॉन्स्टर और पीकॉक टेल वाले जैविक नियमों से बिल्कुल अलग होंगे? अगर हमें एक दूसरे को परखने की जरूरत ही नहीं बचेगी, तो हमारा शरीर कैसा दिखेगा? इस गहरे और थोड़े हैरान करने वाले विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर अपने आप से सवाल जरूर कीजिएगा।